कर दे। साबुद्दीन साहब के समय में एक अच्छा था कि डीएवी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, पूरे सिवान में चीटिंग नहीं होती थी। 2001 में उसी समय का फ्रॉड नहीं आया। अगर साबुद्दीन साहब की बात करें, शुरुआती जो उनका दौर था खौफ से भरा हुआ था। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनसे नहीं डरता था, मतलब उनका खौफ छाया हुआ। आ जाते हैं अजय सिंह के बारे में मैं ले लेता हूँ, या ओम प्रकाश यादव के बारे में ले लो, तो प्योर हिंदूवादी छवि से आए थे मोदी जी के साथ। इन्होंने हिंदुओं के लिए एक शमशान घाट की भी व्यवस्था नहीं की। देखिए, मेरी लड़ाई जो भी रहेंगे इस फील्ड में, ऑफ कोर्स हिना मैडम रहेंगी या अजय सिंह, जो भी रहेंगे उनके साथ मैं सीधा टक्कर देने वाला हूँ। जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जातिवाद या धर्म के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, क्योंकि देखिए एक लहर, जेडीयू का कोई भी कैंडिडेट आए सिवान से, वो तो मैं ऑन कैमरा लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं जीते। कोई भी, भले नीतीश कुमार ही आ जाए, कोई भी आ जाए, क्योंकि लोग कुमार भी नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। महिला सांसद है कविता सिंह। आपको ये नहीं दिखता है कि किसी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है? आज के डेट में हमारी माता बहनें रोड के किनारे जाने पे मजबूर। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी जी। यही एक ऐसे कैंडिडेट है जिनका कन्फर्म है कि यह चुनाव लड़ेंगे। बाकी लोग अभी असमंजस की स्थिति में हैं, और जिस तरह से सिवान की राजनीति पल पल बदल रही है, आइए इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या चुनावी मुद्दा लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। किस चर्चा के लेके और किस मुद्दे के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जब से मैंने कैंपेन अपना शुरू किया है, आप देखे होंगे कि मैं ग्राउंड के जो असली मुद्दे हैं उस पे मैं सबसे मिल रहा हूँ, उस मुद्दों को मैं उठाने का काम कर रहा हूँ। जैसे जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मेरे नज़र में है वो है नशाखोरी वाला, सूखा नशा, जो आज के डेट में हमारे युवा वर्ग जो हैं नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, और स्माइक, गांजा जैसे नशा के गिरफ्त में आने के बाद वो 3 से 4 साल में दम तोड़ दे रहे हैं। इवन वो जिंदा है फिर भी वो मेंटली इतने डिस्टर्ब है कि वो घर पे क्या कर रहे हैं, कब क्या कर देंगे, या नशे के गिरफ्त में होने की वजह से जो क्राइम का रेशियो भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये नशाखोरी जो है, नशा लोगों को इसमें लिप्त करवा रही है, और क्राइम में भी इसका योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नशा पे अंकुश लगाया जाए। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो अगर जेपी यूनिवर्सिटी को आप उठा के देख लेंगे, जहाँ पे दूसरे स्टेट में, दूसरे यूनिवर्सिटी में जो डिग्री 3 साल की डिग्री हमारे यहाँ 5 साल में मिल रही है, वहीं मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे स्टेट में 3 साल में बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही देखा जाए तो एक चिंता का विषय है। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है कि आज आ गया और हम ठीक नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये समस्या थी, आज भी थी। ये समस्या पिछले 30-40 साल से, 30-40 साल कह सकते हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। जो मेरे सीनियर के सीनियर थे, मैं उनसे भी सुना था, और अभी भी ये चीज़ें चल रही है। उसके अगर आप प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था को देख लें, तो आपके दादा या हमारे दादा भी बोड़ा पे बैठते थे क्लास में, बोड़ा बिछा के। आज के डेट में उनके नाती भी या हमारे बच्चे भी जाते हैं अगर स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो बोड़ा बिछा के ही बैठते हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था या कहिए तो स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी। अगर आप सिवान ज़िले की बात कर लें तो हॉस्पिटलों का क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या आप देख सकते हैं। आप किसी भी विधायक, सांसद से उठा के देखिए, पूछिए उनसे कि आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया है। मैं मानता हूँ आप हॉस्पिटल का रेनोवेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं। एटलीस्ट जो हमारे यहाँ उपस्थित है, जो हमारे पास मौजूद है सदर हॉस्पिटल, उसमें तो आप वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सकते थे। कितने वेंटिलेटर हैं हमारे यहाँ, देखिए आप। उसके बाद अगर आप उठाएँगे कि यहाँ पर डे बाई डे जो किडनीज़ के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा हमारे रिलेशन में 1-2 लोग किडनी के जो डायलिसिस की संख्या, पेशेंट की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तो इस पे तो इनका ध्यान जाना चाहिए ना। कैसे हम लोग ट्रॉमा सेंटर, आपकी वजह से रोडों का चौड़ीकरण नहीं हुआ, आपने ध्यान ही नहीं दिया है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं कैसी होनी चाहिए।
कहीं ना कहीं इस पे जनता का भी दोष है, क्योंकि जनता जाति धर्म के आधार पर वोट कर देती है। आप जाते होंगे, आपकी बातों को सुना जाता है, मगर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति कही जाए तो जात धर्म पे होती है। देखिए, जनता को आप डायरेक्ट दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब मैं या कोई भी जब आता है तो इलेक्शन के समय में एजेंडा लेके आता है, मैनिफेस्टो लेके आता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं जीत जाऊँगा। तो जनता को गुमराह करते हुए लोग आए। ये बेरोजगारी की समस्या आप ले ले, पलायन की समस्या आज से नहीं है, पिछले 30 दशकों से है। अगर आप देखेंगे तो जो भी नेतृत्व आता है कहता है कि मैं रोजगार सृजन करूंगा, ये करूंगा, लेकिन आप उठा के देखें हमारे जिले में कितनी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, एक भी नहीं खुला है। आप लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जातिवाद या धर्म के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, क्योंकि देखिए एक लहर चलती है हर समय, हर 5 साल में जब हमारा इलेक्शन का समय आता है तो कुछ एजेंडाज रहते हैं जो ग्राउंड के एजेंडाज रहते हैं। जैसे अभी जो राम लहर है, राम मंदिर बन गया तो वो काम कंप्लीट हो गया, तो लोगों के अंदर वो है कि राम मंदिर बन गया, मोदी जी ने बनवाया, तो एक मतलब लोगों के पास एक ये है कि हमें क्यों वोट करना है, राइट। मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 100% लोगों का माइंडसेट यही है। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे। हम जब रोड पे चलते हैं तो हमारा जब भी हम ड्राइव करते हैं, कार या बाइक राइड करते हैं, तो हम सेफली घर कैसे पहुंच जाए, हमारे बच्चे घर कैसे सेफली पहुंच जाएं, कोई भी बीमार पड़ता है तो कैसे ठीक हो जाए, हमें पटना या गोरखपुर नहीं जाना पड़े। हर बाज़ार में आज के डेट में ट्रैफिक की समस्या, कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जहां पे आपको ट्रैफिक की समस्या नहीं दिखेगी। लेकिन लोगों को गुमराह बस किया जाता है सिसवन ढाला, अंदर ढाला के नाम पे कि सिसवन ढाला, कचहरी ढाला, बस ये चीज़ें आ जाती है कि सिवान में जाम है, लेकिन सिवान के अलावा हर बाज़ार में जाम है। अगर आपको जनता के बारे में इतनी ही चिंता रहती, जो भी नेतृत्व हैं उस पर ध्यान दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी नेतृत्व चुन के आते हैं जिस पार्टी से भी, बस वो निजी स्वार्थ, निजी विलासिता, निजी वर्चस्व के में वो लीन हो जाते हैं। आप निर्दलीय अपने आप को आगे देख रहा है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी ये राजद का गढ़ रहा है और बीजेपी का गढ़ रहा है, अभी वर्तमान में जदयू की यहाँ की सांसद है। तो क्या लगता है लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर आपको चुन पाएंगे? देखिए, तो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेतृत्व का अभाव है। पिछले 30-35 साल से लोग राजनीति को देखते आ रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने उठापटक की है, अभी मतलब वो राजद से फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी से फिर 2025 तक, मैं पहले ही ऑन कैमरा कह रहा हूँ 2025 तक वो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, फिर से वो जैसे ही लोकसभा बीतेगा, विधानसभा के बाद फिर वो पलटी मार के कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, आप लिख के रख लीजिए। तो लोगों को तो भरोसा है ही नहीं। जेडीयू का कोई भी कैंडिडेट आए सिवान से, वो तो मैं ऑन कैमरा लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं जीते, कोई भी, भले नीतीश कुमार ही आ जाए, कोई भी आ जाए, क्योंकि लोग कुमार भी नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, इसलिए कि लोगों ने उनको वोट किया था जिस पर्पज़ के लिए, राइट। तो उस पर वो खड़े नहीं उतरे। जो उन्होंने पहले ही मैंडेट का कहा जाए तो माने उसके खिलाफ चले गए। फिर से अगर लोगों ने कुछ एडजस्ट किया कि चलो महागठबंधन के साथ, फिर वहाँ से तोड़ के चले आए। और जिस तरह से वो बीजेपी को गाली गलौज करते थे या बीजेपी वाले उनको करते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पिटवाया उन्होंने, तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता है कि भले वो शीर्ष नेतृत्व उनको अपना ले, लेकिन जनता उनको ग्राउंड पे अपनाएगी। जेडीयू को तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखा जाता है कि केवल आजकल नीतीश कुमार को ही लोग दोषी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं दोषी राजद और भाजपा है कि बार बार उनको अपने पास बुला ले रही है। वो तो है ही। देखिए, मतलब अगर आप एक कहा जाए तो पहले क्या था, इथिक होता था। आज के डेट में इथिक है ही नहीं। किसी भी पार्टी का एक विचार होना चाहिए, उस विचार, जब भी पार्टी का फॉर्मेशन होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि एक विचार पे हम लोग चलेंगे। तो बीजेपी हो या राजद वाले या कोई भी हो, इनके पास इथिक बोल के, इवन जेडीयू के पास भी इथिक है ही नहीं, मतलब कि हमारे पार्टी का बेस लाइन क्या है, हम कैसे क्या करेंगे, तो ये सब तोड़ चुके हैं। तो जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ही मतलब ऐसे होंगे तो लोग कैसे होंगे, मतलब उनके पार्टी के नेता कैसे होंगे अगर देखा जाए तो कोई भी, मतलब कहा जाए तो कोई भी उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बची नहीं है। उनके पास कुछ वैसा है नहीं कि जिसको वो लोग शो अप करें और फिर से आएँ। यहाँ से दो लोगों की काफ़ी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है सिवान लोकसभा से। एक तरफ हिना साहब का नाम दावेदारी में है और वर्तमान में जदयू की सांसद कविता सिंह हैं। तो क्या लगता है आपकी लड़ाई किन से होगी?
और देखिए, मेरी लड़ाई जो भी रहेंगे इस फील्ड में, ऑफ कोर्स हिना मैडम रहेंगी या अजय सिंह, जो भी रहेंगे उनके साथ मैं सीधा टक्कर देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, ये जो भी नेतृत्व कोरोना के समय में कौन आगे आया था, आप दिखाइए मुझे। कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो सामने आया था चल के, और इन्होंने क्या कर दिया है सिवान के लिए ऐसा कि लोग फिर से उन्हें चुने। ऐसा क्या कर दिया है कि लोग फिर से, 5 साल आपको समय मिला था, आप कुछ कर सकते थे लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए। जिन जिन चीज़ों का आपने प्रॉमिस किया था, एटलीस्ट उसके 70% भी कोई अगर पूरा किया रहता तो लोग डेफिनेटली मतलब लाइक करते आप। अभी आपने कहा कि एक लहर होती है, तो वही लहर चल रही है, राम लहर चल रही है, फिर राम लहर में ही लोग आगे बाजी मार सकते हैं। नहीं, जेडीयू से कोई भी आएगा तो नहीं मारेगा, और बीजेपी से भी अगर जब तक वो कोई सबल सुदृढ़ और स्वच्छ छवि का कोई नेतृत्व नहीं आएगा युवा वर्ग से, तब तक बीजेपी को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लहर चल रही है, वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, चीज़ें समय समय पे बदलती है, लेकिन हमारी जो ग्राउंड रियलिटी अभी लोगों को मतलब जैसे जनसुराज प्रशांत किशोर ने आके चीज़ों को काफ़ी ट्विस्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लोगों के आंखें खोल दी है, वैसे ऐसे मुद्दे हर एक पॉइंट को लोगों के सामने रख रहे हैं जिस पे लोग सोचने पे मजबूर हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे वर्तमान पूरे बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा वैक्यूम है। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है कि जो भी युवा सामाजिक कार्यकर्ता अपने को देश के लिए, अपने लिए मतलब अपने जिला के लिए, जिस स्तर से भी कुछ करना चाहते हो राजनीति में आगे आएँ। प्रशांत किशोर का आपने नाम लिया, प्रशांत किशोर से आप मिले हुए थे, और क्या लगता है प्रशांत किशोर आपको सपोर्ट करेंगे? क्या बातें हुई हैं? हाँ, नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं, और मैं उनसे जस्ट एज ए उनको गुरु मानता हूँ इस फील्ड में। मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस इसी के संदर्भ में बात हुई थी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई है, और ऐसा नहीं कि मुझे टिकट दे रहे हैं मैं पार्टी से आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, और होगा तो ऑन कैमरा मैं बताऊँगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रशांत किशोर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर का मानना है कि जो भी युवा या जो भी अच्छे नेतृत्व सामने रहेंगे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा खुल के लड़ेंगे कि नहीं अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उनका फोकस कंप्लीटली अभी विधानसभा पे है। उन्होंने एमएलसी जो चुनाव हुआ था वो अफाक अहमद को सपोर्ट कर ये दिखा दिया कि हाँ, प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी मजबूत हो सकती है। एक महागठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार को परास्त कर दिया था। देखिए, वो तो हमारे देश के एक रणनीतिकार हैं, और उनके बारे में क्या, जो 10-10 स्टेट में गवर्नमेंट बनवा चुके हैं, तो नो डाउट उन पे तो संदेह करना मतलब वो इनके लिए बिहार जितना मुझे लगता है बहुत छोटी चीज़ है। और जिस तरह से उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया या कर रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड पे वो चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज के डेट में कोई भी मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करके कोई पार्टी का फॉर्मेशन किया हुआ। हर एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। उनका रिसर्च काफ़ी इन डेप्थ है बिहार की समस्याओं को लेके, और मेरा रिसर्च जो है ग्राउंड के जो असली मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा नशाखोरी की, बेरोजगारी की, पलायन की, ये जो समस्याएं इनके रूट में असल मुद्दे पे कौन बात करता है? जात धर्म इसी पे लोग जुड़े हुए हैं, और किस पार्टी के विचारधारा की बात खत्म हो गई है। लोग जात धर्म पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है जब इलेक्शन आता है तो लोगों के पास कुछ शो अप करने के लिए रहता नहीं है, क्योंकि उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पता रहता है, और वर्तमान में वो क्या है ये भी लोगों को पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों को गुमराह करने का एक अच्छा तरीका है कि जिस चीज़ से हमारे समाज में लोग दिग्भ्रमित हों वैसे मुद्दों को सामने ला दिया जाए, और कुछ सपोर्टर उनके रहते हैं जो उस मुद्दों को चिल्लाना शुरू करते हैं। जो भी चीज़ अगर कोई झूठ है, अगर उससे 5 बार आप चिल्ला के जोर जोर से कहिए तो सच लगने लगता है। तो वही हाल रहा है हमारे यहाँ के राजनीति का। असली मुद्दों को हमेशा ढक दिया जाता है, और फालतू के मुद्दे बीच बीच में लाके लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि लोग गुमराह रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ब्राह्मण राजपूत की बयानबाजी हुई थी, ठाकुर का कुआं, उसका कोई मतलब नहीं था, राइट। बस लोगों को मतलब एक असली मुद्दों से हटा के दूसरे मुद्दे, फिर जातिगत जनगणना या आरक्षण की बात की जाए। आरक्षण आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान कर देगा? हमारे यहाँ आप बताइए कि गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं? अगर आप 13 करोड़ की आबादी इसमें आप निकालेंगे तो मुश्किल से 1.5 से 2% ही लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर आप आरक्षण बढ़ा भी देते हैं तो 1.5 से 2% ही लोग मतलब गवर्नमेंट में। क्या 1.5 से 2% लोगों के गवर्नमेंट में, जहाँ से 80-99% लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या नहीं होगा। हमें जब तक आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनके लिए रोजगार सृजन
के लिए हम लोग जब तक कुछ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये भी एक सवाल रहेगा आपसे कि आपने शहाबुद्दीन साहब का भी कार्यकाल देखा है, ओम प्रकाश यादव का भी कार्यकाल देखा है, और वर्तमान में कविता सिंह का भी कार्यकाल देख रहे हैं, तो इन तीनों के कार्यकाल में कौन से सांसद आपको बढ़िया लगे और उनका विकास अच्छा लगे? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा है कि सिवान के लिए कोई भी मतलब बेहतर सांसद तो नहीं है। अगर शहाबुद्दीन साहब की बात करें, 20 साल तक वो मतलब इस पॉलिटिक्स में यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, नो डाउट, जब तक वो जिंदा रहे हैं तब तक रहे हैं, लेकिन मतलब एज ए विनिंग कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे। तो शुरुआती जो उनका दौर था खौफ से भरा हुआ था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनसे नहीं डरता था, मतलब उनका खौफ छाया हुआ था। सेकंड जो उनका जो सेकंड टर्म जो आया 2001 के बाद, उन्होंने कुछ विकास के काम किए, जैसे स्टेडियम का रेनोवेशन करवाया, फिर से कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज उनका पर्सनली है, लेकिन उन्होंने कुछ दिखाया लोगों को कि कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा 20 साल का टेनर आप उठा के देखें तो क्या विकास उतना ही होना चाहिए? उससे भी ज़्यादा हो सकता था। नो डाउट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रही हैं, डॉक्टर के फीस वगैरह की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय ये भी हुआ है कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन सिवान से पलायन कर चुके हैं। इस चीज़ पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो लोग डरते थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी थी, बहुत अच्छा काम किया, लोग डरते थे, और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ओम प्रकाश यादव या कविता सिंह का आप उठा लें तो उनके कंपेरिजन में इनका जो है जीरो है। जीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, या इन्होंने कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं बना दी जैसे कि मेडिकल में डॉक्टर का फीस हुआ, या हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी कर देते, या शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर देते। शहाबुद्दीन साहब के समय में एक अच्छा था कि डीएवी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, पूरे सिवान में चीटिंग नहीं होती थी। 2001 मैं उसी समय का प्रोडक्ट हूँ। तो ये चीज़ें जो अच्छी है, मुझे कहने में ऑन कैमरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुरी है ये भी थी कि लोग उनके सामने डर से नहीं जाते थे। 5-6 बजे दुकान बंद हो जाती थी, ये भी बात मानने वाली है। क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को नहीं छोड़ते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो फैक्ट्स है सो है। लेकिन उनके कंपेयर में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। देखिए, क्राइम इतना बढ़ रहा है, आंध्र ढाला के पास सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, क्या एक सीसीटीवी कैमरा आप नहीं लगा सकते हैं? इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्या आप ट्रैफिक लाइट नहीं लगवा सकते हैं? रोडों के चौड़ीकरण पे आप ध्यान नहीं देते हैं। आप महिला सांसद है कविता सिंह, आपको ये नहीं दिखता है कि किसी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है? आज के डेट में हमारी माता बहनें रोड के किनारे जाने पे मजबूर होती है। आज के डेट में जो आप यहाँ पे मोबाइल लेके घूम रहे, स्मार्टफोन ले रहे, पूरी दुनिया आपसे कनेक्टेड है, आप रील्स एक से बढ़ के एक बना के डालते हैं लोग। वैसे माता बहनें आज के डेट में भी बाजार में आती हैं तो रोड के किनारे बैठने पे मजबूर होना पड़ता है, जबकि महिला सांसद है। आ जाते हैं अजय सिंह के बारे में मैं ले लेता हूँ, या ओम प्रकाश यादव के बारे में ले लो, तो प्योर हिंदूवादी छवि से आए थे मोदी जी के साथ। इन्होंने हिंदुओं के लिए एक शमशान घाट की भी व्यवस्था नहीं की। आज के डेट में अगर परसों मेरे एक रिलेटिव गुजर गए थे, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर बारिश आ जाती है तो अपने प्रियजनों का अधजला लाश अधूरा छोड़ के लोगों को नदी में दहला के आना पड़ता है, एक शेड भी नहीं डाल सकते थे। तो बस ये यहाँ पे क्या है कि ये दिखावापन है लोगों को, मतलब गुमराह करने का। हम गेरुआ पहन लिए, हम नीला पीला लाल हरा पहन लिए और हम हिंदू बन गए, अनेक हिंदू बन रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप रियल में रहते तो आपको उसी समाज की असली समस्याएं आपको दिखती, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। अब तो जनता के सामने सभी चीज़ें हैं, फैसला आपको करना है, जजमेंट आपको करना है। आप कमेंट करके बताइए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप अमेरिका से हैं, हाँ। गए हैं, वहाँ पे रहें, वहाँ की स्थिति और सिवान की स्थिति में, और कहें तो पूरे भारत की स्थिति में क्या अंतर देखने को मिला? क्योंकि हम लोग की तुलना की जा रही है कि हम सुपर पावर बनेंगे, अमेरिका को टक्कर देंगे। देखिए, फिलहाल तो बात अगर हम सिवान के स्पेशली करेंगे तो मैं प्रोफेशनली तो एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फिर 3 साल से यूएस की नौकरी छोड़ के इस काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। मैं सबल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। यही सोच के मैं इसमें आया। तो मैं जब पहली बात तो वहाँ से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट को कंपेयर भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब स्टेट जो हैं, या बेंगलोर है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं, साउथ के जो राज्य हैं। लेकिन हम बिहार की समस्या को लेके जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे कोरोना के बाद रहने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि हर तीसरे घर में बच्चे नशा की गिरफ्त में हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन रोड एक्सीडेंट हो रहा है, हर तीसरे चौथे दिन कोई मर रहा है, मर्डर हो जा रहा है, गोली चल जा रही है, छोटी छोटी बातों पे। और नेता लोग एकदम चुपचाप शांत हैं। कब आएंगे? जब इलेक्शन आएगा तो कुछ बस कैमरा के सामने आके कुछ बोल देंगे, बस हो गया उनका कैंपेन। आप
को ग्राउंड की रियलिटी पता ही नहीं है, नहीं आप करना चाहते हैं, बस आप वोट लेना जानते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करके वोट लेंगे, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये थे प्रकाश मणि तिवारी। अगर इनकी बातें आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये जो इस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं क्या वह सही है। इन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। ये खबर आपको अच्छी लगे तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।